जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं FST 5 पेपर 2। पेपर अगर आप देखेंगे तो सिंपल है, मतलब 80% सवाल तो इजी है आपके पास में, कुछ 4-5 सवाल है जो थोड़े ठीक है। मतलब अगर आप सेफ मोड में मतलब आराम से पेपर कर रहे हैं और आप सिर्फ इजी सवाल पिक कर रहे हैं तब भी आपके 60% के आसपास तो इजीली आ जाएंगे। और आपने फाइट किया है पेपर में या फिर आपकी बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें 80% के आसपास स्कोर इजीली कर सकते हैं। हम पहले सवाल में बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 19। पहले सवाल में क्या बोला गया, ऐसे कर्व बनाया गया ना आपको। कर्व में आपको बोला गया कि नेट हीट फ्लो जो पूरे साइकिल में है क्यू, वो है आपके पास में 4nRT0। क्लियर। अब आपसे बोला गया वर्क डन इन प्रोसेस ए बी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका सी है, डी, ये नामकरण कर दिया हमने इसका। अब हो रहा है सर ए बी प्रोसेस के अंदर वर्क कितना किया, तो ए बी प्रोसेस में वर्क कितना किया, तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम इस अप्रोच पे जा रहे हैं कि हम ए बी में नहीं निकाल, बिकॉज ए बी के बारे में कुछ बताया नहीं कि कैसा प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली आप सिर्फ ए बी प्रोसेस के लिए काम कर सकते नहीं है। बिकॉज अगर ए बी के लिए करते तो कुछ पता तो हो भाई, पूरे टॉपिक कुछ तो पता, कुछ नहीं है, बताया नहीं इस ए बी के बारे में कुछ भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे साइकिल के लिए, हम पूरा ये जो साइकिल है इसके लिए हम फर्स्ट रो लगा रहे हैं। तो हम लिखे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू गिवन, डेल्टा यू 0। क्यों 0? बिकॉज पूरे प्रोसेस के लिए बात की है, पूरे प्रोसेस के लिए बात करेगा, डेल्टा यू कितना हो जाएगा 0। पूरे साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा 0 होता है ना, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, इतना चमकता है। अब आगे बढ़, अच्छा अब क्यू गिवन है, क्यू को लिख दिया 4nRT0। अब हमें वर्क डन निकालना है, कौन कौन से प्रोसेस में, सबका लिखना है। तो मैंने बोला वर्क डन इन BC, एक प्रोसेस ये हो गया, उसके आगे प्लस वर्क डन इन CD प्लस वर्क डन इन DA प्लस वर्क डन इन AB, जो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। तो BC प्रोसेस बता कैसा, ये BC प्रोसेस तो एक आइसोबारिक प्रोसेस है BC, इसका वर्क डन 0। देखिए खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया। CD प्रोसेस की बात करेगा तो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, तो इसका लिखा जाए 4nRT0। वर्क डन इन CD प्रोसेस है तेरे पास, क्या आता है इसमें nRT0 ln V2/V1, V2/V1 करेगा तो कितना आएगा तेरे पास, ln 3 कर दे, माइनस आगे ले आ, 1/3 आया ना, तो वो माइनस हो गया। ठीक। अब डीए में चल, डीए कैसा प्रोसेस है, अब डीए के बारे में बताओ। इसमें T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, मतलब कैसा प्रोसेस है डीए, डीए इज आइसोबारिक। और डी आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है P V2 माइनस V1 और प्लस वर्क डन AB, ये तो हमें चाहिए। अब भाई साहब इसका क्या करें, तो इसे थोड़ा देखा जाए। तो आप ये देखिए यार, यहाँ का वॉल्यूम V0, तो यहाँ का कितना होगा, कैसे चेक करेंगे, T/V कांस्टेंट होना चाहिए, तो T0/V0 इज इक्वल टू T0/V डैश, तो V डैश कितना आ जाएगा, 2V0 आ गया। तो ये बना 4nRT0 इज इक्वल टू माइनस nRT0 ln 3, और ये वाला वैल्यू बन गया आपके पास में P0, P यहाँ का प्रेशर हो गया, और इसकी आप बात कर रहे हैं डेल्टा भी कितना आ गया V0, तो ये बन गया मेरे पास PV0 प्लस WAB। अब PV0 की वैल्यू पुट करो, PV0 किसके बराबर है, PV0 इज इक्वल टू nRT0, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे किसके बराबर हो गया, nRT0। बहुत बढ़िया। अब वर्क डन AB आ गया भाई साहब, कितना है वर्क डन AB आपके पास आया 3, यहाँ पे आ गया 3nRT0 माइनस nRT0 ln 3। कोई मैच कर रहा है क्या सर इसमें? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मिनट रुकिए, कुछ माइनस का दिक्कत है, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 3 आ गया आपके पास, ये इधर आ गया तो प्लस आएगा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो घटिया सवाल था, आपसे होना चाहिए था। 20 नंबर में आपसे बोला गया ऐसे, ये तो एक कोयल है कुछ आपके पास, आपको कुछ भी शायद मेटल की बोली गई है सवाल के अंदर। अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये सोलेनोइड है, सॉरी ये यहाँ पे सोलेनोइड टाइप की कुछ कोर वोर कुछ बनाया है, ये कोर है, इसके वायर ऐसे लपेटी हुई है, वायर लपेटी है, सेंस आपको दिखाया गया, दोनों में सेंस सेम सा ही है। अब सबसे पहले इस वाले स्ट्रिंग को काट दिया, अगर आप स्ट्रिंग को कैंची से काटेंगे तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये बोलेगा भाई साहब नीचे नहीं आना, बिकॉज किसकी वजह से, लेंथ जुड़ो की वजह से। तो यहाँ पे कैसा पोल बन जाएगा, ये भी मैग्नेट की तरह ट्रीट होगा, यहाँ पे कैसा पोल बनेगा आपके पास, नॉर्थ, क्योंकि ये बोलेगा पास आना नहीं है, यहाँ पे ये साउथ। क्लियर। अगर ये नॉर्थ और ये साउथ, तो अब ये देख भी करंट का सेंस कैसा बनेगा, करंट का सेंस ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, और इसकी जो वायरिंग है वैसी सेम सेंस वायरिंग इसकी, तो इसका भी ऐसा ही बनेगा करंट, ये जो अगर इसमें ऐसे जाते इसमें भी ऐसे ही जा रहा होगा। डायग्राम में आप देखें तो आपको वायरिंग सेम दिखाई गई है सेंसेस का। तो यहाँ पे ये कैसा बन जाएगा नॉर्थ, ये कैसा बन जाएगा साउथ। अब भाई साहब ये नॉर्थ साउथ को इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस रस्सी में टेंशन बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, अगर इसे अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी आपके पास, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये सवाल खत्म होता है।
21 बढ़िया सवाल है। 21 अगर आप एक स्पेसिफिक अप्रोच से नहीं चलेंगे तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। सवाल में आपको क्या बोला गया कि 2 मूविंग लम्प्स ऑफ क्ले कोलाइड टुगेदर, मतलब 2 आपके पास में मिट्टी के कोई ढेर हैं, वो आपस में टकराते हैं और टकरा के चिपक जाते हैं, और उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है, जो चिपकने के बाद में दोनों की, वो है 0.5 मीटर पर सेकंड। और आपसे बोला गया इस वाले केस में जो एनर्जी लॉस हुआ आपके पास में वो कितना, 80% एनर्जी का लॉस हो गया। तो आपसे फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात की गई है। सुनना बच्चों सही ढंग से ना, आपके पास ऐसे आपने 2 मिट्टी के ढेर बना लिए, इसका नाम m1, इसका नाम m2। फाइन, ये इधर आ रहा है किसी वेलोसिटी v1 से और ये इधर आ रहा है वेलोसिटी v2 से। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ भाई साहब, ये दोनों चिपक गए। चिपकने के बाद में इसका मास बन जाएगा m1 प्लस m2, और किस वेलोसिटी से जा रहा है आपके पास, 0.5 मीटर पर सेकंड से। अब ये देखते हैं एनर्जी का लॉस कितना हुआ। पहली बात तो ये जो कोलिजन था वो परफेक्टली इनइलास्टिक था। कैसे पता लगा, से चिपक गए, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, 0। क्लियर। तो हमने ये बोला कि अगर आप इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पे बैठेंगे, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली उस पे बैठेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको ये भी किसी वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा और ये भी किसी वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। फाइन, जैसे ही आएंगे टकराएंगे, टकराने के बाद चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल इसकी वेलोसिटी और इसके दोनों कितनी हो जाएगी, 0। वापस सुन लो, दोनों इस तरफ मूव कर थे, आप सेंटर ऑफ मास से बैठ के, तो ये भी आपको किसी वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा, ये भी किसी वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। वो नई वेलोसिटी होगी, वो v2 नहीं होगी, ये v2 v1 ग्राउंड फ्रेम में है। अगर हम सेंटर ऑफ मास में बैठ जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये कुछ v2 cm से आता हुआ दिखाई देगा, ये कुछ v1 cm से आता हुआ दिखाई देगा। जैसे टकराएंगे, टकरा के चिपक जाएंगे, चिपकने के बाद में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी कितनी, 0। इसका मतलब भाई साहब एनर्जी का लॉस कितना हुआ, जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे रही थी, वही एनर्जी अब कोलिजन के बाद में लॉस होगी। तो हमने देखा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितनी एनर्जी दिखाई देती है। तो अगर आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा तो कितना आता है आपके पास, 1/2 म्यूलेटिव, नहीं आपने वो एक रेड्यूस मास का कंसेप्ट पढ़ा है, तो वो एनर्जी कितनी आती है, 1/2 रेड्यूस मास इंटू में वी रेटिव का स्क्वायर, ऐसा आता है आपके पास, m रेड्यूस इंटू में वी रेटिव का स्क्वायर। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे और दोनों की वेलोसिटीज नहीं आएगी, और दोनों की अगर आप काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालेंगे, किस फ्रेम में ये काइनेटिक एनर्जी, किस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन से पहले, तो वो इसके बराबर आती है। इसको कैसे लिखते थे, 1/2 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और v रेटिव का स्क्वायर। v रेटिव कितना है आपके पास, इसको v रेटिव निकाल लेते हैं, और यही हमें निकालना है। सर ये इसको क्यों ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज सवाल में भाई साहब v रेटिव के बारे में पूछा गया है, तो v रेटिव यहां से हमें दिखाई दे रहा था, इस वजह से हमने ऐसे किया। फाइन। अच्छा, अब ये क्या, इसके बारे में क्या रिलेशन लिखा जाए, देखिए इसमें बोला गया कि अगर इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आपके पास में कुछ k थी, इनिशियली कितनी थी, टोटल कितनी थी आपके पास बच्चों, k थी, तो यहां पे कितनी बची आपके पास, यहां पे बची 20% ऑफ k। क्लियर। तो मतलब लॉस कितनी होगी, दिस इज 80% ऑफ k। इतनी बात समझ रही है। तो टोटल एनर्जी थी k, 20% क्या होगी आपके पास में लॉस होगी, तो कितनी बची, 80%, सॉरी 20% फाइनल बची है, तो 80% क्या होगी, लॉस होगी। इतना सवाल में बोला गया। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई साहब इसकी एनर्जी को लिखो 1/2 m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू में v रिलेटिव का स्क्वायर। ये वाली एनर्जी इसके कितना टाइम्स है, इस वाली के 4 टाइम्स है, तो आपने लिखा 4/2, टोटल कितनी है m1 प्लस m2 और v स्क्वायर, v कितना हुआ 1/4। इज इट क्लियर। अच्छा, अब क्या हुआ भाई साहब, ये हाफ से ये हाफ साफ हो गया, इस 4 ने इसको मार दिया। बहुत बढ़िया। अब v रेटिव एक्सप्रेशन किसके बराबर आ रहा है, v रेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं भाई किसके बराबर आ रहा है। अच्छा, तो ये टर्म आपके पास आ रही है, दिस इज बिकम, ये एक्सप्रेशन आ रहा है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, ये आ रहा है बच्चों। इसको सोल्व किया जाए तो कितना आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, यहां पे नीचे m1 m2, यहां पे भी m1 m2, और यहां पे भी क्या आ गया m1 m2। एक बार चेक करना, ये नीचे आ रहा है ना, ठीक, ये ऐसा आ रहा है आपके पास, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये टर्म किसके बराबर बन गई, यहाँ पे बन गया v रेटिव स्क्वायर, इसको ऊपर ले बच्चों उठा के, तो ये वैल्यू क्या बन गया आपके पास, m1 बाई m2 प्लस m2 बाई m1 और प्लस 2 इसका स्क्वायर। अब आप देखिए इसकी जो वैल्यू है v रेटिव की वैल्यू, ये तो 2 फिक्स होगी,
इसकी भाई साहब मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। इसकी m1/m2 प्लस m2/m1 की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 2। तो v रिलेटिव जो मिनिमम पॉसिबल है, v रिलेटिव मिनिमम वो कितना पॉसिबल है आपके पास, 2। और वैसे जनरली आप देखें तो इसकी वैल्यू यार 2 होगी, 2 से बड़ी होगी, तो 2 से बड़ी होगी तो ये वाला केस बनेगा। तो आपके पास समझ में आया v रिलेटिव की मिनिमम वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ी हो सकती है। तो आपको बोला गया मस्ट बी 2 मीटर, नहीं बिल्कुल गलत। मे होता तो मैं सही कर देता। सेकंड ने बोला गया मस्ट बी लेस देन 3, तो बिल्कुल ही गलत है। मे बी 4, हाँ बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो ये अप्रोच आपके पास अच्छी है। अगर आप कोई और अप्रोच जांचे तब भी आप जाइए, पर वो शायद थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 22 में आपसे बोला गया अगर स्ट्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा। देखिए अगर आप इस स्ट्रिंग को काट देंगे तो स्ट्रिंग को काटने के बाद में ये जो आपके पास में हेमिस्फीयर है ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो नीचे जा नहीं सकता, ये जो आपके पास प्लैंक है ये तो नीचे जा नहीं सकता, ये नीचे चला गया। सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव कर जाएगा, नीचे की तरफ। सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ मूव करेगा। क्लियर। सेकंड बात समझते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास प्लैंक है, ये फिर जो हेमिस्फीयर है, सॉरी ये हेमिस्फीयर इस प्लैंक पे ऐसे फोर्स लगाएगा। तो ये पूरा सिस्टम मतलब ये जो प्लैंक है वो किस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, आगे तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस प्लैंक पे किसकी तरफ फ्रिक्शन लगेगा, पीछे तरफ फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर। वापिस सुन ले, अगर इसे काटेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसको कहां धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा। किसको, इस प्लैंक को। तो प्लैंक आगे जाने की कोशिश करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा, प्लैंक आगे जाएगा, फ्रिक्शन कहां लेगा, पीछे। अब देख यहाँ पे जो फ्रिक्शन था वो तो इस सिस्टम के अंदर कंसीडर होकर इंटरनल बन गया। क्लियर। और एफ एक्सेलरेटर पीछे की तरफ आ गया। और अगर एफ एक्सेलरेटर पीछे की तरफ है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ मास नीचे भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, डाउनवर्ड जाएगा और साथ में आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्क्रू गेज का सिंपल सवाल है 23। इसे बोला गया कि जो आपके पास सर्कुलर स्केल है उस पर 100 डिवीजन है और मेन स्क्वायर डिवीजन आप मान लीजिए कुछ भी, आप मेन स्क्वायर डिवीजन कुछ पी मान लीजिए मेन स्क्वायर डिवीजन। तो मेन स्केल पे एक मेन स्केल में मूव करने में कितना है, सर्कुलर पे इतना। तो ये लिस्ट काउंट हो गया। क्लियर। अब आपसे क्या बोला गया, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल बना दिया 200। मैंने कहा ठीक है। अब लिस्ट काउंट पूछ रहा है और जो मेन स्केल का था उसको कितना कर दिया, हाफ कर दिया। तो कितना बन जाएगा, p/2। अब लिस्ट काउंट बताओ कितना होगा। पहले लिस्ट काउंट की वैल्यू कुछ x थी, तो अब कितना आएगा तेरे पास, x/4। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल में बोला गया ये एक डिस्क है, इसको स्प्रिंग से बांध रखा है। इनिशियली ये कुछ नेचुरल लेंथ पे थी। अच्छा अब क्या हुआ आपके पास में, ये जो लिफ्ट है वो मूव करना शुरू करेगी AI से और -AJ से जाना शुरू करेगी। आपसे बोला गया कि फोर्स जो स्प्रिंग पे जो आप सॉरी इस जो डिस्क पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपके पास एज ए फंक्शन ऑफ y कितना है वो हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, अगर आप इस लिफ्ट में बैठेंगे तो भाई साहब पहले सूडो लगाएंगे। सूडो लगाएंगे तो ये इधर A से जा तो इधर लग जाएगा आपके पास सूडो कितना, M में सूडो लग जाएगा। ये J -J है तो ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ लग जाएगा। यहाँ पे कितना आपके पास M × में A, ये सूडो लग गया इसका। ठीक है। ये y नीचे की तरफ दिखाया हुआ है तो ये सीधी मिस्टेक मत करना। y नीचे की तरफ दिखाया हुआ है तो ऊपर जा रहा है, माइनस लिखा हुआ है तो ऊपर जा रहा है, सूडो लग गया नीचे। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, mg आ गया। ऊपर क्या लग रहा है, ky लग रहा है। क्लियर। और हम मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मान लेते हैं ये वाला फोर्स बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। अगर ऐसा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरफ हुआ। क्लियर। तो बॉडी को रोटेट कैसे करना पड़ेगा, बॉडी ऐसे रोटेट करने के लिए ऐसा होना चाहिए ना। फ्रिक्शन का सेंस देख रहे कैसे करेगा, अगर हम मान रहे ky बड़ा है एज कंपेयर टू दिस तो ये जो डिस्क ऊपर की तरफ जा रही है, अगर ये डिस्क ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो ये कैसे घूमती जाएगी, ऐसे घूमती जाएगी, ऐसे घूमती जाएगी, ऐसे घूमती जाएगी ना। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगना चाहिए, नीचे की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन रहेगा नीचे की तरफ। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको चमकनी चाहिए। क्लियर। अगर आप मानते हैं भाई साहब ये नीचे वाला बड़ा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगाना पड़ता है। इज इट क्लियर, फाइन। अब पूरी इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो मैंने लिखा नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस है mg प्लस ma प्लस f। आपने किसको बड़ा माना है, ky को बड़ा माना है। तो ऊपर लगने वाले फोर्स है ky, माइनस कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास m × में a डैश। ये a किसका है, ये तो a जो सवाल में गिवन था लिफ्ट का एक्सीलरेशन वो है, और ये a डैश इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, f × में r इज इक्वल टू i अल्फा। i की वैल्यू कितनी है, mr² / 2 × में अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a डैश बाय r। ये साफ हो गया आपके पास, ये सब साफ हो गया। तो a डैश की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, a डैश की वैल्यू आपके पास बन गई 2f/m। हमें किसकी वैल्यू किसकी निकालनी है, सवाल में फ्रिक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा तो हमने क्या किया, a डैश को रिप्लेस कर दिया। अच्छा a डैश को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन बन गई ky - mg - ma - f इज इक्वल टू
एफ 2f बाय एम मल्टीप्लाई एम, ये साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ पे कितना आ गया 3f इज इक्वल टू के वाई माइनस एम जी माइनस एम ए। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी के वाई माइनस एम जी माइनस एम ए बाय 3। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? ये ऑप्शन हो गया आपके पास सी ऑप्शन, मतलब डायरेक्शन। नंबर 25 में क्या बोला गया, एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब है और उसे लिक्विड में डाला गया और इसमें वाटर 6 mm तक राइज करता है। तो मैंने लिखा H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो जी, और H की वैल्यू कितनी है 6 mm। फिर इसने बोला लिक्विड, अब इसने क्या किया, अभी तो सफिशिएंट हाइट थी, सेकंड केस में हाइट ही सफिशिएंट नहीं है। अगर हाइट सफिशिएंट नहीं है तो उसने बोला कि 4 mm ही हाइट बाहर है, 4 mm हाइट बाहर है, 2t ये एंगल क्या बन जाएगा थीटा डैश बन जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास में इनसफिशिएंट हाइट होता है तो जो अपना जो मेनिस्कस है वो अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल लेता है, तो कुछ नया कांटेक्ट एंगल होगा डिवाइड बाय आर रो जी। इतनी सब टर्म सही है। अब इसने बोला गया कि इस वाले केस में जो मेनिस्कस का एंगल है वो 60 डिग्री है, तो मैंने इसको बोल दिया यहाँ पे 60 डिग्री है। और पूछा कि इनिशियल वाले केस में जो एक्चुअल में होना चाहिए कांटेक्ट एंगल वो कितना था, तो मैंने क्या किया दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर कितना है कोस थीटा डिवाइड बाय कोस 60, कोस 60 आ गया आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू यह टर्म कितनी आ गई आपके पास 3/2। कोस 60 की वैल्यू पुट करते हैं, कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी हाफ हो गया आपके पास। कोस 60 अगर हाफ होगा आपके पास तो ये वाली टर्म बन जाएगी 3/4। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 3/4। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन? ये ऑप्शन मैच कर गया। 26 में एक ट्रॉली है और यहाँ पे ऐसे ट्रॉली आपके पास इस तरीके से अटैच है। अब क्या हो रहा है, ट्रॉली आगे की तरफ मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, वो स्पीड कांस्टेंट है, कितनी है वो स्पीड आपके पास v है, ये कांस्टेंट है, ये स्पीड बदल रही नहीं है। अच्छा, और अब आपसे क्या पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया आपकी कि भाई साहब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो वो तो आप टेंशन के पावर से कर सकते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे जो टेंशन का, इस पे टेंशन किस तरफ लग रहा है, इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इसके से पावर आएगा नहीं, इसके ऊपर बर्डन देख रहा है, इस टेंशन का तो आएगा नहीं बिकॉज इधर मूव कर रही है, सिर्फ इसका आएगा। तो कितना बन गया तेरे पास, दिस इज, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया 3 4, इस इंस्टेंट पे ये एंगल हो गया 53 डिग्री। तो तू क्या लिखा t cos 53 va माइनस t vb इज इक्वल टू 0। इतना सही, t ने t को मार दिया, cos 53 की वैल्यू पुट करते हैं, cos 53 आ गया 3/5, va इज इक्वल टू vb, तो vb आ गया 3/5 va, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात चल रही है भाई साहब एक्सीलरेशन की, तो अब एक्सीलरेशन के लिए कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। एक्सीलरेशन के लिए क्या करते हैं, ये वेरिएबल टर्म है ना, ये जो डिस्टेंस है ये वेरी कर रही है, तो इसको एक बार कुछ x मान लेते हैं, ये x मान लिया, ये 4 कांस्टेंट है, इस वाली को कुछ l मान लो, इसको l मान लो। एक्सीलरेशन निकालने चल रहे हैं, तो मैंने बोला x² + 16 इज इक्वल टू l²। फाइन, डिफरेंशिएट किया तो क्या बना 2x va, dx/dt क्या है तेरे पास va है ना, इज इक्वल टू 2l और dl/dt। ये dl/dt एक्चुअली vb है आपके पास में, तो हम इसको एक बार ऐसे पढ़ा देते हैं, इसको dl/dt की फॉर्म में पढ़ा देते हैं। इतना समझ रहे हैं ना, को dl/dt जितना कम होगा उसकी वजह से नीचे की तरफ जाएगा। अब हम इसमें और आगे मूव करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। अगर आप यहाँ पे इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, एक बार इसको x को डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया 2va²। सेकंड टर्म में क्या बनेगा 2x dva/dt, पर dva/dt 0 है बिकॉज सवाल बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। इज इक्वल टू, यहाँ पे चलते हैं, इसको l को डिफरेंशिएट किया तो एक बार बन गया dl/dt का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सेकंड बार अगर आप डिफरेंशिएट करें तो 2l और d2l/dt², ये एक्सप्रेशन बन गया। अब भाई साहब ये जो आपके पास में dl2 मतलब इसका जो dl/dt का डबल डिफरेंशिएशन है l का, वो क्या दे रहा है आपको, ab दे रहा है। ये क्या दे रहा है आपको, ab दे रहा है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो va की वैल्यू पुट करते हैं, va को तो va बोला गया है, बहुत बढ़िया। 2, ये vb का स्क्वायर है, vb का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 2 2 2 साफ करो पहले, ये 2 और ये 2 साफ हो गया, तो यहाँ पे 2 नहीं आया। dl/dt की वैल्यू पुट करते हैं, dl/dt कितना होगा तेरे पास 9/25 va² प्लस l की वैल्यू कितनी है इस इंस्टेंट पे 5 है, और ये आपके पास एक्सीलरेशन हो गया। यहां से अगर आप निकालेंगे तो a कितना आ गया आपके पास, a आ गया 16/25 va² और डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया आपके पास 16/125 va², ये बन गया आपके पास a। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। तो इसमें आपके पास a और d दोनों करेक्ट हो गए। आपको यहाँ पे 4 डायग्राम्स दिखाए गए हैं 27 में, और आपसे बोला P और Q पॉइंट है, आपके P और R पॉइंट की बात में पूछा है
कि कौन कौन से डायग्राम में पी पॉइंट का पोटेंशियल हायर है एज कम्पेयर टू आर। तो हम वन बाय वन ऑब्जर्व करते हैं। और आपको सवाल में बोला गया कि वेरी लीनियरली इनकी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, वो सब में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले इस वाले लूप को पिक कीजिए, ऐसे इतने से लूप को, इतने को ऐसे, इतने पार्ट पे की इमेज पार्ट को आप अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इसमें करंट कैसा आएगा, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये हायर पे, ये ऐसे लोअर पे आएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या होगा, आपके पास ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो आप ऐसे अपोज करेंगे तो ये कुछ ऐसे करके ऐसा बनेगा। तो ये ऐसे करके ये लोअर पे आएगा, ये यहाँ पे हायर पे आएगा। अब देखिए यहाँ चलना शुरू कीजिए, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना -c, फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस ही होगी, यहाँ पे वापस कितना 0। तो इस वाले केस में P और R का पोटेंशियल क्या है, सेम। अब आप इस वाले केस में चलिए, इस वाले केस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप सेम यही सिचुएशन बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आप इस लूप में देखेंगे तो इस एक लूप मान लिया हमने, ये वाला लूप मान लिया, तो इससे तो कुछ जाएगा नहीं। इससे क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसमें अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, हमें बढ़ाना है तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बैटरी बनेगा। ये इस वाले केस में अगर तू देखेगा अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, हमें बढ़ाना है तो ये ऐसे करके कुछ ऐसे बैटरी बन जाएगा। क्लियर। अब तो इसके अंदर देख, यहाँ पे तेरे पास कितना आया, ये माइन, यहाँ पे कुछ 0 मान ले तो यहाँ पे +e, फिर यहाँ पे तेरे पास अगेन यहाँ पे +e, तो यहाँ पे 2e हो गया। क्लियर। इस वाले में अगर E हुआ तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे E, तो इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, फिर यहाँ पे E तो यहाँ पे 2E। मतलब इसमें P का पोटेंशियल ज्यादा है R से, मतलब B ऑप्शन सही होना चाहिए। इस वाले केस में अगर तू देखेगा तो यहाँ पे वापस हमने एक इमेजनरी एक कोई सरफेस मान ली, मतलब एक लूप मान लिया इमेजनरी। अब लूप हम ऐसे तरीके का मान रहे हैं, तो रेडियल जैसे ये वाली लाइन थी, जैसे यहाँ पे ये वाला मानना था, ये रेडियल लाइन थी, यहाँ पे ये वाली रेडियल लाइन थी, इसमें तो कुछ EMF इंड्यूस ही नहीं हो रहा ना, बिकॉज E.dl होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनाएगा और E.dl में एंगल 90 डिग्री होगा। हमने यहाँ पे ऐसे इमेजनरी लूप अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो लूप में जो EMF है वो ऐसा सेंस पकड़ेगा, मतलब ये ऐसा करके ऐसा पकड़ेगा आपके पास। पर इतने पार्ट में तो होगा ही नहीं, सारा इसी में होगा। तो हमें यहाँ से हमने ऑब्जर्व कर लिया बैटरी इसी के बीच में लगेगी, तो अगर बैटरी इसके बीच में रहेगी तो Q हायर पे P लोअर पे, मतलब ये होगा नहीं। इसमें चलते हैं आप, इसमें जाके आप ऐसे इमेजनरी लूप बना दीजिए, ऐसे कंप्लीट कर दीजिए इमेजनरी लूप। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे पूरे लूप में तो ऐसा बनेगा, तो ऐसे करके ऐसा बैटरी बनेगा और इसमें कुछ EMF इंड्यूस होना नहीं, सारा इसी में होना, तो यहीं पे किया है हमने। तो इसमें अगर आप देखें तो P हायर पे और R लोअर पे। इस हिसाब से आपके दो ऑप्शन सही हो गए, कौन कौन से, ऑप्शन B एंड ऑप्शन D। 28 बढ़िया सवाल है ना, अगर आप एक तरीके से इसको नहीं करेंगे तो आप सवाल में फंस जाएंगे। सवाल में बोला गया वैसा भी कंडक्टिंग शेल थी, यहाँ पे Q चार्ज रखा गया सेंटर से R/2 दूरी पे और इस कंडक्टिंग शेल को टोटल चार्ज 3Q गिवन है। फिर बाहर एक 2Q रखा गया, पर हम उसे एक बार थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, एक बार ना सवाल में समझते हैं। देख यहाँ पे अगर Q आया तेरे पास, यहाँ पे Q चार्ज रखा तो यहाँ पे कितना आया तेरे पास, इस वाले फेस पे आएगा तेरे पास -Q चार्ज। यहाँ पे ऐसे बना दिया, इस वाले फेस पे आएगा -Q चार्ज और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा आएगा, वहां पे कम आएगा। तो इस वाले पे कितना आ गया तेरे पास, यहाँ पे आ गया 4Q चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। अब भाई साहब क्या होगा कि इन दोनों की वजह से बाहर EFI 0, मेरी बात समझ में आ रही है, इन दोनों की वजह से बाहर EFI 0 और ये सारा केस तेरे पास बन गया। अब क्या हो गया, अगर तू बाहर अब कोई चार्ज लेके आता है, जैसे इसके अंदर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो, कुछ यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। और अगर इस वाले केस में देखें कोई और चार्ज था, इतना ही केस था, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा होगा, इस 4Q की वजह से 0 होगा, बिकॉज 4Q अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक आप कोई नया चार्ज ना लेके आए। तो अगर इस वाले टाइम पे देख रहा था, इन दोनों की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे 0 है, बिकॉज ये 4Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर अभी तक आप बाहर कोई चार्ज नहीं लेके आए। अब क्या, अब आप बाहर चार्ज लेके आते रहिए, बाहर चार्ज लेके आने से अंदर कुछ पता लगेगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पे अब एक 2Q चार्ज ले आए, ये 2Q चार्ज को अगर आप ले आएंगे तो अब क्या होगा, इस 2Q चार्ज के आने की वजह से 4Q चार्ज अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि इन दोनों का इफेक्ट अंदर कुछ भी ना हो। क्लियर। तो ए ऑप्शन में क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल। आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जब ये नहीं था तब ये 4Q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट था, अब ये आ गया तब ये 4Q नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ताकि इसका इफेक्ट अंदर जा सके नहीं। बिकॉज आपको पता है कंडक्टर में अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं जाता, बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं आता। तो आपके पास में अगर आप देखेंगे तो मैं बोलूंगा इस
आपसे पूछा कि इसकी वजह से यहाँ पे EFI कितना है, सिर्फ आउटर शेल की वजह से, मैं बोलूंगा जितना इसकी वजह से है उतना ही इसकी वजह से है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ही इसलिए हुआ ताकि इसके इफेक्ट को मार सके। तो क्या आंसर आएगा आपके पास K, Q की वैल्यू 2Q और ये डिस्टेंस आपके पास है R, तो कितना है टोटल, दिस इज 4R स्क्वायर, तो कितना आ गया K³/2R²। तो इसका एक तो ऑप्शन ए सही हो गया। फिर आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर C ड्यू टू चार्ज ऑन आउटर सरफेस, ये अच्छे सवाल, पोटेंशियल में दिक्कत नहीं होती। पोटेंशियल अगर आप देखेंगे सेंटर पे आउटर की वजह से, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पर K³/R के सब जुड़ जाएगा ना, तो पोटेंशियल देखेगा सेंटर पे किसकी वजह से, आउटर शेल की वजह से, तो कितना आएगा K/Q कितना है 4Q/R। आपसे क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस वजह से ये बी ऑप्शन नहीं है। इफ शेल इज अर्थ देन चार्ज फ्लो टू द अर्थ विल बी, ये बढ़िया सवाल है भाई। अगर आप इसको अर्थ कर दे, इसको अगर आप क्या कर दे, अर्थ कर दे, तो क्या होगा। देख पहली बात तो अगर तू मेरी बात समझे कि अगर तू इन्फिनिटी चल के आ रहा है, इन्फिनिटी चल के आ रहा है, पोटेंशियल ऐसे ही देखते हैं ना भाई सब कि आप इन्फिनिटी से पर यूनिट चार्ज को लेके आने में जो वर्क होता है वो पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का। अगर आप इन्फिनिटी चल के आ रहे हैं तो इन दोनों की, इस Q की वजह से और इस -Q की वजह से बाहर कोई EFI नहीं है। किस किस की वजह से, इस Q की वजह से और इस -Q की वजह से बाहर कोई EFI नहीं है। और अगर इन दोनों की वजह से बाहर कोई EFI नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों की वजह से कुछ पोटेंशियल नहीं आना, तो इनको हटा दिया, एक बार इनको हटा के साइड में रख लो। अब देखो भाई साहब, अब आपको किस किस की वजह से पोटेंशियल निकालना है, इसका आउटर सरफेस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि, अब देख मेरी बात सुनना सही ढंग से, अब इन दोनों को हटा दिया हमने, अब ये दोनों यहाँ पे नहीं बचे। अगर ये दोनों यहाँ पे नहीं बचे तो अब जो पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा होगा, जो पोटेंशियल इसकी और इसकी वजह से सेंटर पे आ रहा होगा वही यहाँ पे आ रहा होगा, बिकॉज इन दोनों का इफेक्ट हमने देख लिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर आप सेंटर पे देखें कितना है, K/4Q यहाँ पे नया चार्ज आएगा ना, आपको बोल दिया कि कुछ अर्थिंग कर दी तो नया चार्ज आएगा K/Q'/R। इसकी वजह से कितना आएगा आपके पास, प्लस K2Q/2R इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये साफ हो गया आपके पास। तो Q' की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -Q। मतलब इस पे जो फाइनल चार्ज आएगा अर्थिंग करने के बाद वो बचेगा -Q। पहले कितना था, 4Q। तो आपके पास में क्या होगा, 5Q चार्ज अर्थ में चला जाएगा। पहले 4Q जाएगा 0 बनाने के लिए, फिर 1Q जाएगा ताकि माइनस आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 5Q चार्ज कहां चला जाएगा, आपके पास शेल अर्थ में चला जाएगा, और ताकि इस पे पोटेंशियल 0 हो जाए। वापस सुन ले, अच्छा कंसेप्ट है। मैंने बोला बाहर से पोटेंशियल अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों की वजह से EFI 0, बाहर से अगर आप चल के आ रहे हैं तो अगर आपके पास इन दोनों की वजह से EFI 0 हो गया तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों को आपने हटा दिया। अब आपने बोला अब हमें आउटर शेल पे कुछ नया चार्ज आया, कुछ Q' जिसको हमने बोला था, इस Q' की वजह से यहाँ पे EFI देख रहे हो, सेंटर पे देख ले, सेंटर से यहाँ पे चलेगा सेम आएगा, क्योंकि हम मान रहे हैं ना ये दोनों नहीं है, इसके से कुछ आया नहीं ना पोटेंशियल। फिर आप इसका पोटेंशियल लिखिए सेंटर का, तो कितना है, K/Q'/R प्लस K2Q/2R आ गया आपके पास। ये साफ हो, Q' की वैल्यू कितनी आ गई, -Q आ गई। फाइन। अगर आप लास्ट में देखेंगे पोटेंशियल इसकी वजह से, किसके, आउटर शेल की वजह से कितना आएगा, K/Q'/R, Q' की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो कितना है K/Q/R। तो इस हिसाब से आपका A, C, D ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 में आपको पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन है आपके पास में, मास गिवन है 3 kg, और बताया गया कि इनिशियली पार्टिकल t = 0 पे, y = 8 पे था। तो यहाँ पे था पार्टिकल ना, ये y के लिए क्या, मैंने सबसे फोर्स देखा, फोर्स कितना आएगा आपके पास, फोर्स आएगा दिस इज 4y - 30। मतलब अगर आप एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 4y/3 - 10। ये एक्सेलरेशन बन गया। अगर आप मीन पोजीशन ढूंढेंगे तो मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन वो पॉइंट है जहां पे एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितना बन गया, 30/4, तो आपके पास 15/2 आ गया, मतलब 7.5 मीन पोजीशन है आपके पास। ये वाली यहाँ पे दिस इज y = 7.5 मीन पोजीशन है। अच्छा, y इनिशियली यहाँ पे था और इसकी वेलोसिटी भी थी, कितनी थी, अगर 1 मीटर/सेकेंड। अब मुझे एक तो एम्पलीट्यूड निकालना है इसका, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करें, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, अभी और आगे जाएगा। तो मैंने वेलोसिटी का फंक्शन लिखा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा √a² - x²। वेलोसिटी कितनी है, 1। अच्छा, अब ओमेगा निकाला जाए। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे, ये वाला फंक्शन, ये ओमेगा कितना हो गया,
ये वाला हुआ ना ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ गया √4/3, तो ये आ गया √4/3 और यहाँ पे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी है, x कहाँ से मेजर होता है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, तो कितना है मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आपके पास 1/2, तो ये कितना बन गया 1/4, आपने स्क्वायर उठा दिया तो ये बन गया 3/4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1/4, तो a की वैल्यू आ गई 1 मीटर, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है 1 मीटर। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। अब पहले पे चलते हैं, पहले ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द मोशन मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, Vmax होता है a इंटू में ओमेगा, a की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू पता है आपके पास कितना है √4/3, मतलब a भी सही हो गया। पार्टिकल विल नेवर क्रॉस दी ओरिजिन, देखिए एम्पलीट्यूड 1 आया, मतलब इधर कितना जाएगा मैक्सिमम 8.5 और पीछे कितना जाएगा 6.5, तो कभी भी ओरिजिन के पास जाएगा नहीं, मैक्सिमम इतना जा सकता है, इधर 8.5 इधर 6.5, तो आपके पास भी सही हो गया। अब बोला पार्टिकल विल कम टू इक्विलिब्रियम फॉर फर्स्ट टाइम, अब ये कैसे किया जाए, पहली बार इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, तो मोशन को अगर आप फील करेंगे तो यहां से जाएगा फिर जाके फिर यहां पे आएगा। अगर आप कैसे करते हैं इन सवालों को, फेजर से किया जाए इसको, तो हमने यहाँ पे इसका फेजर बनाया, ऐसे फेजर बनाया। इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, a/2 पे था, अगर पार्टिकल a/2 पे तो कितना एंगल चला यहाँ पे, हम इस पे एसएचएम करवा रहे हैं और ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मतलब मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि इस पे एसएचएम करवाते हैं, मैं इस पे एसएचएम करवाता हूं, ये एसएचएम है और यहाँ पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे था पार्टिकल a/2 पे, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 60 डिग्री, क्लियर। अच्छा वापिस मीन पे यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे अब और आगे आएगा तो ये पार्टिकल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आके यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आएगा, मतलब ये वाला जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जब तक आएगा तब तक ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे घूम जाएगा। तो बच्चों बताओ कितना एंगल ट्रेवल किया, ये वाला एंगल कितना 90, तो आपके एंगल जो आएगा वो आएगा π/2 प्लस π/3, कितना है ये आपके पास, अगर आप एंगल को देखेंगे तो ये 6 आ गया एलसीएम, तो 5π/6, ये थीटा आ गया। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 5π/6 बाय ओमेगा, और ओमेगा वैल्यू कितनी है √4/3, तो आपने इसे सीखा 2/√3, तो इससे कोई फंक्शन बन रहा है क्या आपके पास में, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास √3 से अगर आप काटेंगे इसको, दिस विल बी 4√3, तो आपके पास ये आंसर मैच कर गया। तो इस हिसाब से 29 में ABCD सारे ऑप्शन ही आपके मैच कर रहे हैं। 30 में बोला गया आपके पास में एक इधर आपके पास में रिजर्वायर है, एक इधर रिजर्वायर है, इसका मास 4m है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास कुछ s गिवन है, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 2m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2s है, इनिशियल टेम्परेचर का 4 T0 है, इसका T0 है। अब होगा क्या आपके पास में, यहाँ से हीट यहाँ पे फ्लो करेगी, अगर यहाँ से हीट यहाँ पे फ्लो करेगी तो इसका टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक ऑप्शन में तो ये है, बी ऑप्शन में तो हीट एक्सचेंज फ्रॉम कंटेनर 1 इज इक्वल टू कंटेनर 2, सही बात है, यहाँ से कोई हीट अगर जाएगी तो ये तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, बिकॉज सवाल में बोला गया कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से जो हीट जाएगी सारी इसी के पास जाएगी, तो आपके पास में बीच में कहीं कोई हीट का लॉस नहीं है, तो आपके पास में बी ऑप्शन सही हो गया, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेनर ए इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू कंटेनर 2। आपसे बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन द बोथ कंटेनर आर इक्वल इन सेम टाइम इंटरवल, टेम्परेचर में चेंज देखिए, यहां से मान लीजिए क्यू हीट चली गई, डेल्टा क्यू यहाँ पे लॉस हो गया, कितना आएगा m/s/d थीटा, यहाँ पे इतना टेम्परेचर घटा, कितना टेम्परेचर घटा आपके पास में, डेल्टा ये थीटा है वो क्यू है, इसको क्यू बोल देते हैं, कितना है आपके पास q डिवाइड बाय 4m, इतना टेम्परेचर घटा, इतनी हीट यहां से निकली तो इसमें जाएगी भी इतनी, तो इसमें जो रेजिंग टेम्परेचर होगा उसको Q इज इक्वल टू m/s/डेल्टा थीटा, ये रेज है ये फॉल है, ये इसमें फॉल हुआ इसमें रेज हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो वो सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी सी ऑप्शन भी सही है कि दोनों में जो टेम्परेचर में चेंज है वो इक्वल टाइम इंटरवल में बराबर है, ठीक। अगर आप फिर आप बात करें फाइनल टेम्परेचर की बात की, फाइनल टेम्परेचर देखा जाए, फाइनल टेम्परेचर कैसे देखेंगे, फाइनल टेम्परेचर में अगर आप देखेंगे तो इसका टेम्परेचर कुछ T बन जाएगा फाइनल, तो इसका भी T बन जाएगा, तो ये हीट एब्जॉर्ब, ये हीट रिलीज करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, तो इसने कितनी हीट रिलीज की ms/40 - T, ये पहले ज्यादा था अब कम हुआ ना, इतनी हीट रिलीज की, तो ये कितनी हीट लेगा, दैट इज 4ms, दैट इज फाइनल टेम्परेचर T, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, इसमें घटेगा तो इनिशियल माइनस फाइनल किया, फाइन, ये साफ हो गया आपके पास। यहां से अगर आप चेक करेंगे तो 4T0 प्लस T0 इज इक्वल टू 2T, तो T की वैल्यू कितनी आएगी 5T0/2, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 2.5 T0 आना चाहिए, इसमें बोला 3 T0, तो मेरा डी ऑप्शन सही नहीं है। इसके डी ऑप्शन में अगर आपने देखेंगे तो आपको बोला इक्विलिब्रियम का मतलब
इसके ए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आप बोलोगे पी पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। दो तरीके हैं करने के। इसका मान लिया हमने कि इनिशियल 4 T0 था, तो ये कुछ कम हो गया डेल्टा थीटा से, तो ये बन गया 4 T0 माइनस डेल्टा थीटा, इसका बढ़ जाएगा, इक्वल रेट से बढ़ेगा, वो हम चेक कर चुके हैं। तो यार अगर ये सिमेट्रिक चीज है तो मिड वाले का इन दोनों का जस्ट इन दोनों के सम का हाफ ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप मैं बोलूँ यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, तो क्या होगा, यहाँ से जितना डिफरेंस आना चाहिए उतना यहाँ से डिफरेंस आना चाहिए, बिकॉज ये जितना आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस इसका है उतने थर्मल रेजिस्टेंस इसका है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये क्या होता है एक्चुअली, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो क्या आना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट पी वो आएगा आपके पास में, दोनों का सम कर दीजिए आप, तो 5 T0 ये माइनस डेटा थीटा प्लस डेटा थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए, डिवाइड बाय 2, ये आ गया टेम्परेचर आपके पास पी पॉइंट का। इसको करने का एक और तरीका, ये तो सीधा हो गया, अगर आप नहीं बोले सही सर पूरा करके दिखाइए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप पहले हीट करंट निकाल लीजिए, फिर आप देखिए इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है और वहां से आप टेम्परेचर दिखाएं तो वहां से भी सेम आंसर आएगा। मैं दिखा देता हूं। हीट करंट याद है आपको, टेम्परेचर डिफरेंस देखिए कितना आया, 3 T0 माइनस 2 डेल्टा थीटा डिवाइड बाय इस पूरे की रेजिस्टेंस मान ली आर, थर्मल रेजिस्टेंस मान ली। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस दिस पार्ट कितना आएगा, आई इंटू में इसका थर्मल रेजिस्टेंस वो कितना है R/2, तो अगर आप R/2 करें तो कितना बनेगा 3 T0/2 माइनस डेल्टा थीटा। क्लियर। तो ये आपके पास में टेम्परेचर डिफरेंस आ गया इतने पार्ट के अक्रॉस। अच्छा, इसका टेम्परेचर पता है और इसमें से ये टेम्परेचर डिफरेंस माइनस कर देंगे, इस पॉइंट का टेम्परेचर आ जाएगा। तो करिए, इसका टेम्परेचर कितना है 4 T0 माइनस डेल्टा थीटा और माइनस डेल्टा थीटा डैश, इसकी वैल्यू कितनी है 3 T0/2 प्लस थीटा डैश, ये वापस कट गया। तो आपको दिखा भाई ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा नहीं है। तो यहां से अगर आप चेक करेंगे तो अगेन 5 T0/2 आएगा। तो आपके दो तरीके थे, आप कैसे भी इसे सोल्व कर सकते थे। 31 में इस तरह का डायग्राम बनाया गया। इस रेजिस्टेंस के 10 ओम में, इसकी 20 ओम में, यहाँ पे कोई बैटरी है और ये PQ की जो लेंथ है आपके पास है, PQ की लेंथ वो है 10 सेंटीमीटर और जो इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो कितना है आपके पास 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो इनिशियली सेटअप में क्या है, ये S इसके मिड में है, तो ये वाली रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी 5 ओम की और ये भी कितनी बन जाएगी 5 ओम की। और ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जोकी है और ये आपके पास में ये भी दो जोकीज हैं आपके पास में, P भी जोकी और Q भी जोकी है। अब इसने बोला कि आपको चाहिए इस गैल्वेनोमीटर से जीरो डिफ्लेक्शन। तो इसने कुछ कुछ केसेस बताया, पूछा है उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, पहले केस में इसने बोला P कैन बी मूव टुवर्ड्स राइट बाय 2 सेंटीमीटर। अगर आप इस P को 2 सेंटीमीटर इधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे ले आए 2 सेंटीमीटर इधर, तो ये P यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इधर। अगर ये 2 सेंटीमीटर इधर आ गया तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी 3 ओम, फाइन। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 12 ओम। बाकी सब चीजें सेम है, इससे कोई करंट जा नहीं रहा। क्लियर, इससे कोई करंट नहीं जा रहा तो क्या हो गया, इसको आप भूल जाओ एक बार, कोई करंट नहीं जा रहा। तो क्या होना चाहिए आपके पास में, इस इन दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस, सॉरी इन दोनों के अक्रॉस भी बैटरी V है और इन दोनों के अक्रॉस भी बैटरी V है। तो और अगर ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है और इससे कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है आपके पास में कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट जा नहीं रहा, तो जो पोटेंशियल इसका V तो इसका भी कितना V, और यहाँ पे तो सेम है ही पॉइंट। क्लियर। तो अगर इससे कोई करंट नहीं जा रहा होगा तो इसके को इसके ड्रॉप सेम मिलेगा। तो हमने चेक किया, मैंने बोला इस वाली ब्रांच में करंट कितना है, करंट है आपके पास में कुछ बैटरी का ईएमएफ E मान लो, E डिवाइड बाय 15 इस वाली ब्रांच में, मल्टीप्लाई इसके अक्रॉस देखना है 3 आ गया, फाइन। ये करंट आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास में, ये करंट था और ये R मल्टीप्लाई कर दिया तो इस 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, जैसे पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम। अगर पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये नल पॉइंट मिल गया, नहीं आएंगे तो नहीं मिला। अब आप देखिए यहाँ पे करंट कितना है E डिवाइड बाय 25 और ये कितना है 5, तो ये कितना बना है E बाय 5, तो ये E बाय 5, ये E बाय 5, मतलब हाँ ये जो कंडीशन है इसमें आपको नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब ए ऑप्शन तो सही है। ठीक, ए ऑप्शन हमने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं बी ऑप्शन के लिए, तो इसको मिटा देते हैं। डायग्राम हम अपना वैसे करेक्ट कर देते जैसे पहले का पहले था। ये कितना हुआ आपके पास, दिस इज 5 ओम और ये वाला कितना है आपके पास 10 ओम। अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अब बोल रहा है जो कि Q कौन सी है, ये जो कि कैन बी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब, इसको 2 सेंटीमीटर इधर किसका देते हैं, ये 2 सेंटीमीटर इधर चला गया, ये कितना बन गया 3 बन गया और ये कितना बन गया 22 बन गया। अब आप देखिए इसमें एरो ड्रॉप कितना है E डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 5, ये इसके अक्रॉस आ गया, इतना इसके अक्रॉस आना चाहिए तो E डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 3,
तो यह है 3/25, यह है 1/3, दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब बी ऑप्शन गलत है। फिर चलिए सी ऑप्शन में इसको वापस करेक्ट कर दीजिए, जैसा था वैसा का वैसा रख दीजिए, इसको बिठा दीजिए। सी ऑप्शन में देखेंगे तो क्या बोला गया, जो कि एस कैन बी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर आप इसे लेफ्ट में मूव कराएंगे, इस वाले जोकी को यहां पे लेफ्ट में मूव करवा दिया, ठीक है भाई, सो इसको मूव करवा दीजिए लेफ्ट में। कितने से आपने मूव करवाया इसको, 5/3 से, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5 - 5/3, और ये वाला कितना बन जाएगा 5 + 5/3। अब देख लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, तो करंट कितना आया, करंट आया I/10, और ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, दिस विल बिकम 15 10/3, और ये वाली वैल्यू बन गया 20/3, 10 + 10/3 मल्टीप्लाई 10/3, इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। इसके ऊपर चेक किया जाए I/20 + 20/3, और रेजिस्टेंस कितना है 20/3, ये 20 यहाँ पे साफ, ये यहाँ पे साफ, तो बराबर आ रहा है, तो ये वाली बात सही है आपके पास। अब डी में चलते हैं, जो कि एट ऑल पॉइंट ऑफ फिक्स्ड, मतलब जैसा था सर्किट वैसा का वैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। डी ऑप्शन के लिए हमने वापस करेक्शन कर रहे हैं हम, इसको वापस सेंटर में लगाओ, ये लग गया सेंटर में, सब वैसे का वैसा था, 5 ओम, ये वाला भी 5 ओम, ठीक है। इसने बोला कि R1 को आप 20 ओम बना दीजिए, इसको 20 ओम बना दीजिए। अब बताइए, अब तो सेम सर्किट हो गया, अब तो आना ही आना है, तो आपके पास हिसाब से देखेंगे तो ए, सी और डी, ये सेम सर्किट बन गया ना दोस्त। अगर ये दोनों सेम सर्किट बन गए तो इसके अगर पोटेंशियल बराबर आना ही था, तो आपके पास ए, सी, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 32 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया कि ये जो लेंस था इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, और ये सब डाटा था। यहाँ पे मिरर है 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया गया 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। आप इसके बाद नीचे पानी भी रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे पानी रखा हुआ है, और पानी का लेवल इसमें 20 सेंटीमीटर का है। तो आपसे बोला गया कि ये वाली हाइट ऐसे कुछ कंप्लीट एच मान ली, आपसे बोला गया कि इस एच की वैल्यू क्या हो ताकि यहाँ पे शार्प इमेज बने। सबसे पहले तो इसको लेंस को एक बार सोल्व आउट करते हैं। इसके हिसाब से देखें तो क्या फॉर्मूला है, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v निकालना है, 1/f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/30, और ये बन गया 1/36। अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बन गया, दिस विल बिकम 30 × 36, और ये माइनस हुआ ना, ये यहाँ पे माइनस आएगा आपके पास, f की वैल्यू ये प्लस आएगा, ये वाला माइनस आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें 6 आ गया, तो आपके पास v की वैल्यू कितनी आ गई 180 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। तो इमेज यहाँ से 180 सेंटीमीटर दूर, तो ये 100 हो गया, तो इस मिरर से कितना दूर हो गया आपके पास 80 सेंटीमीटर दूर हो गया, 80 सेंटीमीटर दूर हो गया। कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब इसमें एक चीज देखिए, अब ये जो मिरर है वो मतलब स्ट्रेट नहीं है, वैसे इंक्लाइंड है, तो ये इस इमेज को कैसा एडजस्ट करेगा, तो उसके लिए क्या किया, आपको मिरर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि कोई भी जैसे यहाँ पे इस साइड में जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है ना आपके पास, इस ऑब्जेक्ट से ये लाइन मिरर के एक पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली लाइन बनाई, उतनी ही दूरी पे यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाइए, कितने एंगल पे, सेम एंगल पे। तो मतलब इमेज कैसी, ये लाइन ऐसी है। एक प्रॉपर्टी होती है ना मिरर के किसी भी पॉइंट से अगर आप ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्टेंस और एंगल मिरर के साथ में बराबर आना चाहिए इमेज के लिए भी। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एंगल इस मिरर से बन रहा है इसलिए 45, तो इमेज का भी इस ऑब्जेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग कितना बनेगा 45, मतलब इमेज इस वाले ये वाला पॉइंट जो है वो ऐसा बनेगा। अब देखिए इसे कॉरस्पॉन्डिंग कुछ थीटा एंगल टिल्ट हुआ, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग थीटा एंगल टिल्ट होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसकी जो इमेज है वो ऐसी बनेगी, ये बात आपको पिक होनी चाहिए। अच्छा, कितना नीचे बनेगी ये वाली इमेज, यहाँ पे 80 था, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, ऐसे 80 सेंटीमीटर नीचे बनेगी। अब आप क्या चाहते हैं, अब चाहते हैं भाई साहब ये जो डिस्टेंस थी, ये जो इमेज थी, सॉरी ये जो इमेज थी, अब इसके बाद में यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी फॉलो करेगी, तो इस रिफ्रैक्शन की वजह शार्प इमेज यहाँ पे बननी चाहिए। ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये यहाँ पे ना बने, कहीं पानी के अंदर बन रही हो, ऊपर बन रही हो, देखेंगे अभी एच की वैल्यू क्या है, पर आप ये चाहते हैं भाई साहब फाइनल इमेज इससे रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे बननी चाहिए। तो मैंने इसके लिए प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। तो मैंने बोला μ2 की वैल्यू कितनी है 4/3, μ2/v, v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए ना, तो कितना 20, μ2/v यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, μ2/v माइनस μ1 की वैल्यू 1, और u की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो मैंने बोला u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r, तो r की वैल्यू 0 इन्फिनिटी है, तो 0 हो गया। तो यहां से आपके पास में u की वैल्यू आ गई 15 + 15 या -15 + 15 आ गई, मतलब u यहां पे होना चाहिए, यहां से कितने नीचे होना चाहिए 15 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए यहां से। मतलब ये जो इमेज बननी चाहिए 80 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो यहां तक 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर। और यहां तक अगर 80 सेंटीमीटर होगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में,
यहाँ 15 तक 80 हो गया, प्लस 5 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल था, 2 ऑप्शन सही हो गए इसमें, ए एंड डी। 33 हम पैराग्राफ पे हैं। इसमें बोला गया कि आपके पास जो मास डेंसिटी है वो रेडियस का फंक्शन ऐसे कुछ बोला, और आपने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जैसे ये डिस्क है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसको घुमा के छोड़ दिया, ऐसे घूमेगी तो फ्रिक्शन की वजह से ये रुकने की कोशिश करेगी और धीरे थोड़े टाइम बाद में रुक जाएगी। आप समझिए, आप एक फ्लोर के ऊपर एक ऐसे कोई भी प्लेट को ऐसे घुमा के छोड़ दीजिए तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से धीरे रुकेगी, फाइनली रुक जाएगी। सबसे पहला जो 33 है प्रॉब्लम, उसमें उसे बोला एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भी मुझे एक्चुअली जो रोकने वाला जो एक्सेलरेशन जो मिल रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है। तो हम फ्रिक्शन की एक्सेलरेशन निकाल, मतलब फ्रिक्शन का पहले टॉर्क निकालेंगे, फिर से आई अल्फा के बराबर करेंगे, तो वहां से एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, लेयर बाय लेयर पॉइंट को उठाया, लेयर बाय लेयर, बिकॉज पूरी रोड पे मान लिया हमने म्यू एम जी लग रहा होगा, पर हमें तो टॉर्क चाहिए ना, तो इस वाले पॉइंट पे आर दूरी पे कितना लग रहा है वो मैटर करता है ना, तो टॉर्क तो फोर्स इंटू में डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, इसका मास लिखा जाए पहले। तो हमने लिखा इसका मास कितना है, सिग्मा नॉट 1 प्लस आर बाय आर, ये सिग्मा हो गया 2 पाई आर डी आर, ये हो गया डीएम, फाइन, म्यू डीएम जी, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। देख ले, ये तेरे पास सिग्मा 2 पाई आर इंटू में डी आर, ये वाली टर्म पूरी तेरे पास डीएम होगी, म्यू एम जी, ये फोर्स हो गया। अब हमें टॉर्क चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टॉर्क मिल रहा है तेरे को यहाँ पे, इसे इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट करेगा, सारा कांस्टेंट बाहर निकाल ले, म्यू बाहर आ गया, सिग्मा नोट बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, म्यू सिग्मा नोट 2 पाई बाहर आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर लेके अंदर जाएगा तो कितना बनेगा तेरे पास, ये तो बनेगा आर क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन कर दिया। इस वाले टर्म में देखेगा तो ये बन गया आर क्यूब, तो ये आर की पावर 4/4। लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो टाउ की वैल्यू आ गई ये सेम का सेम, और इसको अगर तो एलसीएम लेगा 12 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 लेगा 4 3 7, ये बन गया तेरे पास 7 आर की पावर 4। एक मिनट, यहाँ पे एक आर है ना, तो यहाँ पे ये ठीक है 7 कैपिटल आर की पावर क्यूब और 12 और 4 3, यहाँ पे आ गया 12। ये भाई साहब टॉर्क आ गया। अब टॉर्क को किसके बराबर करना है, आई अल्फा के बराबर करना है। अब आई निकाला जाए, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इस रिंग का मूवमेंट ऑफ, क्योंकि मास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म जैसा एम आर स्क्वायर बाय 2 कर देता, आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो मैंने बेसिक से जा रहा हूं मैं, बिल्कुल मैंने लिखा डीएम कितना है, डीएम की वैल्यू सिग्मा नॉट 1 प्लस आर बाय आर 2 पाई आर इंटू में डी आर, ये दोस्त ये बन गया डीएम मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, बिकॉज मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसे इंटीग्रेट कर दे, कांस्टेंट बाहर लिया, सिग्मा नॉट 2 पाई बाहर, आर क्यूब जा रहा है तो आर की पावर 4/4 प्लस आर की पावर 5/5, लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो ये वाली वैल्यू बन गई सिग्मा नॉट 2 पाई, ये 20 आ गया 9 आर की पावर 4/20। क्लियर, ये तेरे पास आई आ गया। अब हमें अल्फा निकालना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कर देते हैं, तो आई की वैल्यू हमें पुट कर दिया, ये 9 आर स्क्वायर बाय 20, ये आई इंटू में अल्फा इसके बराबर आ गया 7 आर क्यूब बाई 12। अब देख यहाँ पे क्या कर सकता है, इसने इसको मार दिया, ये यहाँ पे साफ हो गया, ठीक, आर स्क्वायर से ये वाला आर साफ हो गया, यहाँ पे 20 है तो ये बन जाएगा 10, या फिर 5 बना दे इसको, और ये 3 बन गया तेरे पास। तो यहाँ पे तेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 35/27, और क्या क्या बच गया इसमें तेरे पास, एक तो म्यू बच गया, आर बच गया, और भी कुछ है क्या, म्यू आर, म्यू जी है, यहाँ पे एक जी था ऊपर, क्या जी मिस हो गया, यहाँ पे ये जी था, यहाँ पे ये जी था, तो यहाँ पे आ गया तेरे पास ये जी आ गया। और आर की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है तेरे पास, यहाँ पे था आर की पावर 4 था, यहाँ पे अगर यहाँ पे आर की पावर 4 था, क्यूब था, तो एक आर यहाँ बच गया, तो आंसर आ गया 35/27 आर। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा तेरे पास, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर आप इसके नेक्स्ट सवाल में चले, दैट इज 34 की लैंग्वेज पहले आपसे ढंग से पढ़नी पड़ेगी। उसने क्या बोला कि जैसे ये डीएम मास है, इस पे जो फ्रिक्शन का वर्क है उससे इसी का टेम्परेचर बदल रहा है और किसी का टेम्परेचर नहीं बदल रहा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सवाल में ये शायद बोला गया आपसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात हुई है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं भाई इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना पावर दे रहा है, इस मास के ऊपर, सिर्फ इस मास के ऊपर। तो अगर आप देखें तो पावर का फॉर्मूला होता है F.V, पावर इज F.V। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लग रही होगी इस पे, डीएम
इसने बोला इस पे जो वर्क हो रहा है वही इसका टेम्परेचर बदलेगा। तो इस पे कितना वर्क हो रहा है, इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, म्यू एम जी, म्यू एम और जी, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास, तो ओमेगा बदल रहा है ना आपके पास में, तो ओमेगा किसी टाइम पे कितना होगा, इनिशियल कितना था आपके पास, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ये होगा ओमेगा, और मल्टीप्लाई बाय आर करना पड़ेगा बिकॉज आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए। तो ये इसको पावर मिल रही है। फाइन, अब इस पावर से का टेम्परेचर चेंज अगर आप लिखेंगे तो कितना आएगा, दैट इज एम एस डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि पावर भी तो पर यूनिट टाइम है तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी हो गया। डीएम से डीएम साफ हो गया आपके पास, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू जी बाई एस ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी मल्टीप्लाई आर। ऐसा कुछ है क्या आपके पास, म्यू जी आर बाई एस, तो आपके पास ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। सवाल में बोला गया, हम 35-36 पे चल रहे हैं। 35 प्रॉब्लम और जो पैराग्राफ है इसमें ये बोल रहा है कि आपके पास में, दोनों एक साथ कर देते हैं, ये एक रेडियम मटेरियल था वो दो में ब्रेक हो गया आपके पास, एक तो रेडोन में और एक हीलियम में, और इसका मास वगैरह कुछ गिवन है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब भाई साहब ये जो एनर्जी है वो इन दोनों के पास में जाएगी, और आप इनिशियली ये रेडियम जो था वो रेस्ट पे था, तो इनका भी इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये कुछ इस तरफ गया होगा, ये कुछ इस तरफ गया होगा, इसके एसिडी कुछ v1 मान लेते, इसके एसिडी कुछ v2 मान लेते। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, 4v1 इज इक्वल टू 220 इज v2। फाइन, अच्छा अब आपसे बोला गया कि इतनी एनर्जी है आपके पास में, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका मोमेंटम हो गया, ये कुछ ये भी p हो गया, और ये भी कितना हो गया आपके पास p हो गया, क्योंकि p तो बराबर है। फिर आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2m1 दैट इज हीलियम का, प्लस p स्क्वायर बाई 2m2, ये किसका आपके पास, रेडोन का। ये किसके बराबर आना चाहिए आपके पास, दिस इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी लिखी ना आपने, हाफ एम वी स्क्वायर है, ये भी हाफ एम वी स्क्वायर है आपके पास। तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ये किसमें है आपके, दिस इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या कीजिए, अब आप यूनिट को कन्वर्ट कीजिए और यहां से आप P की वैल्यू निकाल दीजिए। P की वैल्यू मिल जाएगी तो आपके पास में 36 ऑप्शन 36 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो ये आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी, तो आप यहां से सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास में एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये सारा कैलकुलेटिव है और इसमें कंसेप्ट इतना ही था। क्लियर।